प्यारे बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उसके डेरिवेटिव व्युत्पन्न क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये बताया गया है। उसमें लास्ट में आपको बताया गया था सजातीय श्रेणी के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, इसको समजातीय श्रेणी भी कहा जाता है। समजातीय श्रेणी, इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी, इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। सजातीय श्रेणी का कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, श्रेणी मतलब समूह, कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनके किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में CH2 का अंतर हो तथा जिनके रासायनिक गुण समान हो, सजातीय श्रेणी कहलाता है। सजातीय श्रेणी कहलाता है। तो देखिए, आपको सजातीय श्रेणी के बारे में बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनके किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में CH2 का अंतर तथा जिनके रासायनिक गुण क्या हो, समान। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं। अभी आपको बताए कि सजातीय श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में क्या अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हम अल्केन सीरीज की बात करें। अल्केन सीरीज, अल्केन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वह क्या है, CH4 मीथेन, उसके बाद C2H6, C3H8, C4 एस्टेट। ये अल्केन सीरीज के मेंबर्स हैं। अब इन दोनों, ये दो लगातार सदस्य हैं, इनके अणु सूत्रों में देखिए क्या अंतर है। यहां से कितना कार्बन अधिक है, तो एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना अधिक है, तो दो। आप देख सकते हैं एक कार्बन है या दो कार्बन है तो एक अधिक हो गया, और हाइड्रोजन 4 है या 6 है तो कितना अधिक हुआ, 2 अधिक हुआ। यानी इन दोनों के अणु सूत्रों में कितने का अंतर है, CH2 का। उसी तरह किसी भी दो लगातार सदस्य, जैसे इन दोनों के बीच देखा जाए क्या अंतर है, तो एक कार्बन यहाँ अधिक है और 2 हाइड्रोजन यहाँ अधिक है। यानी इन दोनों के अणु सूत्रों में भी क्या अंतर है, CH2 का। तो ये जो इनके बीच देखिए, तो यहाँ एक कार्बन अधिक है और 2 हाइड्रोजन अधिक है। यहाँ भी दो लगातार सदस्यों के बीच अणु सूत्रों के बीच कितने का अंतर है, CH2 का। इसलिए यह सीरीज क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज। अब पहला चीज हम लोग क्या देखे कि इनके अणु सूत्रों में क्या अंतर है, तो CH2 का। दूसरा चीज देखिए, यदि अणुभार देखा जाए तो इसका अणुभार कितना होगा, तो कार्बन का परमाणु भार 12 और 4 हाइड्रोजन है तो 4, 12 4 कितना हो गया, 16। इसका देखिए कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हो गया 30। इसका देखिए
3 कार्बन है तो 12 3 36 और 8 कितना हो गया 44। इसका देखिए 12 चौक 48 और 10 कितना हो गया 58। अब किसी भी दो लगातार सदस्य के अणुभार में देखिए तो 14 का अंतर है। इन दोनों के अणुभारों में देखिए 14 का अंतर है, यहां भी देखिए 14 का अंतर है। तो दूसरा चीज देखिए कि किसी सजातीय श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के अणुभारों में, ये सब अणुभार हैं, अणुभारों में कितने का अंतर है 14 का। तो सजातीय श्रेणी के बारे में दो बातें जाने। पहला चीज कि इनके किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में कितने का अंतर होगा CH2 का, और किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणुभारों में कितने का अंतर होगा तो 14 का। तो ये देखिए अल्केन सीरीज। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए अल्कोहल सीरीज। अल्कोहल सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो है वो मिथाइल अल्कोहल CH3OH, फिर दूसरा मेंबर C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये सब अल्कोहल सीरीज के मेंबर्स हैं। इसमें इन दोनों सदस्यों के अणु सूत्रों में देखिए क्या अंतर है। OH तो दोनों में है, OH तो सब में है। कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है तो 1 कार्बन अधिक हो गया, और हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 5 है तो 2 हाइड्रोजन अधिक हो गया। तो कितने का अंतर है तो CH2 का अंतर आ रहा है। उसी तरह आप यहां देख सकते हैं, यहाँ OH तो दोनों में है, कार्बन 1 यहाँ अधिक है और हाइड्रोजन 2 अधिक है, तो कितने का अंतर हो गया CH2 का। यानी इसमें भी दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में कितने का अंतर है CH2 का। यहां देखो बाबू अणुभार देखते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 हो गया, 3 1 4 हाइड्रोजन है तो 4, और ऑक्सीजन का 16, 12 4 16 16 32 हो गया। इसका देखिए 12 दूनी 24, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 5 1 6 है तो 6, और ऑक्सीजन का 16 कितना हो जाएगा 24 6 30 16 46 हो गया। इसका देखिए कार्बन 3 है तो 12 3 36 हो गया, हाइड्रोजन 7 1 8 है तो 8 हो गया, और ऑक्सीजन का हो गया 16, 36 8 44 16 कितना हो गया 60। उसी तरह इसका देखिए 12 चौक 48, हाइड्रोजन 9 1 10 है तो 10 हो गया, और ऑक्सीजन का 16, 48 10 58 और 16 कितना हो गया 74। अब किसी भी दो लगातार सदस्य के अणुभारों में देखा जाए, ये सब अणुभार हैं, तो अणुभारों में कितने का अंतर है 32 है या 46 है, तो कितना का अंतर हो गया 14। उसी तरह इन दोनों के अणुभारों में देखिएगा तो यहाँ भी 14 का अंतर है, यहाँ भी अंतर देखिएगा तो यहाँ भी 14 का अंतर है। तो अल्कोहल सीरीज में भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में कितने का अंतर है CH2 का, और दो लगातार सदस्यों के अणुभारों में कितने का अंतर है तो 14 का। तो सजातीय श्रेणी की दो विशेषता हम लोग देखे। पहला कि इनके किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में क्या अंतर होगा CH2 का, और किसी दो लगातार सदस्यों के अणुभारों में कितने का अंतर होगा 14 का। तीसरा चीज कि जैसे अभी हम लोग अल्केन देखे थे CH4 C2H6 C3H8, इनमें देखिए तो सबका सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला इन सब में लागू होगा। देखिए जैसे n की जगह पर यहाँ 1 रखें तो कार्बन कितना हो जाएगा 1, और हाइड्रोजन कितना होगा, तो n की जगह 1 रखिएगा तो 2 में 1 से गुणा कीजिएगा 2, और 2 कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया। उसी तरह n की जगह यदि 2 रखा जाए तो कार्बन यहाँ कितना हो गया 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बताइए। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6।
तो उसी तरह यहाँ 3 रखिएगा तो कार्बन 3 हो गया और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 2 8 हो गया। तो सबका सामान्य सूत्र समान है। उसी तरह इनका सामान्य सूत्र भी आप देख सकते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। ठीक है, अब N की जगह यदि 1 रखा जाए तो कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन 2 × 1 2 + 1 कितना हो गया 3 और OH। उसी तरह N की जगह 2 रखा जाए तो कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 1 5 हो गया OH। यानी तीसरा चीज हम लोग जाने कि किसी भी सजातीय श्रेणी के जितने भी मेंबर होंगे उनके सामान्य सूत्र क्या होंगे, समान होंगे। 3 बातें हम लोग जाने। चौथा चीज देखिए, सब में समान क्रियात्मक समूह है। अल्कोहल सीरीज के जितने भी सदस्य हैं, इस सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं, सब में समान क्रियात्मक समूह है। सब में क्या है, OH है। तो सब में समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए और जब क्रियात्मक समूह समान होगा तो रासायनिक गुण भी समान होंगे। देखो बाबू, इन सब में क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, और क्रियात्मक समूह जब समान होता है तो रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान। तो चौथा बात जाने कि सबके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। अब यदि भौतिक गुण की बात करें तो भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट होगा, सब में क्रमिक परिवर्तन होगा। यानी इससे अणु भार इसका ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इससे ज्यादा इसका है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा इसका अणु भार है। यानी अणु भार जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा। क्लियर हुआ? क्या क्या जाने हम लोग सजातीय श्रेणी के बारे में। पहला चीज कि सजातीय श्रेणी के किसी भी 2 लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में क्या अंतर होगा, CH2 का। दूसरा चीज क्या जाने कि सजातीय श्रेणी के किसी 2 लगातार सदस्यों के अणु भारों में कितने का अंतर होगा, तो 14 का। तीसरा चीज क्या जाने कि सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं सब में समान सामान्य सूत्र होगा, सबका जनरल फार्मूला समान होगा। जैसे अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है तो इस श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे सबका जनरल फार्मूला यही होगा। अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+1 OH है तो इस सीरीज के जितने भी सदस्य होंगे सबका जनरल फार्मूला यही होगा। तीसरा चीज हो गया। चौथा चीज कि सब में समान क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेंगे। किसी भी सजातीय श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे सब में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, समान। और जब फंक्शनल ग्रुप समान होगा तो रासायनिक गुण भी समान होंगे। यानी अगला बात हम लोग जाने कि किसी सजातीय श्रेणी के जितने भी मेंबर्स होंगे सबके रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। और जैसे जैसे अणु भार बढ़ रहा है, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, 1 कार्बन है या 2 कार्बन या 3 कार्बन या 4 कार्बन, कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो अणु भार बढ़ रहा है। और अणु भार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, क्रमिक परिवर्तन होगा। तो चलिए ये सब हम लोग नोट कर लेते हैं। हेडिंग दीजिए सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हेडिंग दीजिए। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। पहला क्या हो गया कि किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों किसी सजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में CH2 का अंतर होता है।
CH2 का अंतर होता है। दूसरा चीज क्या देखें कि किसी सजातीय श्रेणी के किन्हीं दो लगातार सदस्यों के अणु भारों में 14 का अंतर होता है। 14 का अंतर होता है। तीसरा चीज क्या देखें कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित रहता है। ठीक है। चौथा चीज क्या देखें कि सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के सामान्य सूत्र होते हैं। सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला होते हैं। पांचवा चीज, क्योंकि क्रियात्मक समूह समान है तो रासायनिक गुण भी समान होगा। तो सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। ये हम लोग 5 पॉइंट देखे, नोट करते जाइएगा आप लोग। छठा जी देखिए कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा में क्रमिक परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये हम लोग देखिए सजातीय श्रेणी के बारे में। आशा है आप समझ गए होंगे। सजातीय श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के अणु सूत्रों में कितने का अंतर? CH2 का। अणु भारों में कितने का अंतर? 14 का। सबके समान सूत्र जनरल फार्मूला समान होंगे। सब में समान क्रियात्मक समूह होगा, रासायनिक गुण समान होंगे और भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन होगा। तो ये हम लोग देखे सजातीय श्रेणी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि आपको बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में हम लोग कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन के यौगिकों में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न का, कुछ कार्बन के यौगिक जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, इन सब का अध्ययन कार्बनिक रसायन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उसमें केवल एक तत्व कार्बन के यौगिकों के अध्ययन के लिए अलग ब्रांच बना दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बाकी तत्वों के यौगिकों के अध्ययन के लिए एक ब्रांच बनाया गया अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऐसी क्या विशेषता कार्बन में है
कि कार्बन के यौगिकों के अध्ययन के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच बना दिया गया। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन कि कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन के अलग ब्रांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी? कार्बनिक रसायन के अलग ब्रांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग ब्रांच की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखो बाबू, अकेले कार्बन के यौगिकों की संख्या, कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 1.5 मिलियन से अधिक है और बाकी जितने भी तत्व हैं उनके यौगिकों की संख्या इनकी अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए कार्बनिक रसायन के अलग ब्रांच की आवश्यकता पड़ी। आई बात समझ में? सिर्फ कार्बन के यौगिकों की संख्या बाकी जितने भी तत्व अभी तक ज्ञात हैं उनके कुल यौगिकों की, यानी कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के कुल यौगिकों की संख्या की अपेक्षा अकेले कार्बन की यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए कार्बनिक रसायन के अलग ब्रांच की आवश्यकता पड़ी। तो लिख सकते हैं कि सिर्फ कार्बन के यौगिकों की संख्या अर्थात कार्बनिक यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या की अपेक्षा कई गुना अधिक होने के कारण कार्बनिक रसायन के अलग शाखा की आवश्यकता पड़ी। देखो बाबू, सिर्फ कार्बन के यौगिकों की संख्या अर्थात कार्बनिक यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिकों के कुल संख्या की अपेक्षा कई गुना अधिक होने के कारण कार्बनिक रसायन के अलग ब्रांच की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ? कार्बनिक रसायन के अलग ब्रांच की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये समझ में आया? चलिए अब देखिए, कार्बनिक यौगिकों के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हिंदी में जैव शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है? यह क्या बताता है? इसका प्रतिपादन बर्जेलियस ने किया था। किसने दिया था? बर्जेलियस ने इसका प्रतिपादन किया था, यानी यह नियम दिया था, प्रतिपादन किया था। वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बर्जेलियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बताया था बर्जेलियस ने? बर्जेलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वे जीवों के अंदर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, सजीव जो हैं, यानी पौधे एवं जंतु जो हैं, जीवों के अंदर एक विशेष शक्ति द्वारा होता है जिसको जैव शक्ति कहा जाता है। बर्जेलियस ने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों के अंदर एक विशेष शक्ति स्थित होती है, पौधों तथा जंतुओं के अंदर एक विशेष शक्ति स्थित होती है
उसी शक्ति द्वारा होता है जिसको जैव शक्ति कहा जाता है, वाइटल फोर्स कहा जाता है। इसको कृत्रिम तरीके से नहीं बनाया जा सकता, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इसको मनुष्यों द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता है। क्लियर हुआ? क्या बताया था बर्जेलियस ने? तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों के अंदर स्थित एक विशेष शक्ति द्वारा होता है, जिसे जैव शक्ति, इंग्लिश में वाइटल फोर्स कहते हैं। इन्हें प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बर्जेलियस का ऐसा मानना था। बर्जेलियस ने ऐसा माना कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों के अंदर स्थित एक विशेष शक्ति द्वारा होता है, जिसको जैव शक्ति कहा जाता है, वाइटल फोर्स कहा जाता है। इसे प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आगे चलकर इस सिद्धांत का खंडन हुआ। एक साइंटिस्ट आए, ओहलर। ओहलर ने सबसे पहले अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में तैयार किया और बर्जेलियस के सिद्धांत को गलत साबित किया। ओहलर ने सबसे पहले प्रयोगशाला में अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया, जिससे वाइटल फोर्स थ्योरी यानी जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण प्रयोगशाला में किसने किया? तो ओहलर ने किया था। और कौन सा कार्बनिक यौगिक था? यूरिया था। तो कैसे ओहलर ने बनाया? तो ओहलर ने रिएक्शन कराया अमोनियम क्लोराइड का पोटेशियम साइनेट से। यह अमोनियम क्लोराइड है और यह क्या है? तो पोटेशियम साइनेट। रिएक्शन कराया तो बना अमोनियम साइनेट प्लस KCl। और यह जो अमोनियम साइनेट है, यही गर्म करने पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें हुआ, इसके परमाणु पुनः व्यवस्थित हुए और तब दिया NH2CO NH2 यानी यूरिया। यह है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट जो है यह अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। और यूरिया जो है यह कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्लियर हुआ? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो ओहलर ने किया। ओहलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहली बार कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया। किससे किया? तो अकार्बनिक यौगिकों से। देखिए, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट से अमोनियम साइनेट बना।
अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक है, ये भी अकार्बनिक यौगिक है। और यह जो अमोनियम साइनेट है इसको गर्म करने पर इसके परमाणु पुनः व्यवस्थित हुए, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और इससे क्या बना, यूरिया। तो यहां जाकर के जैव शक्ति सिद्धांत जिसने बताया था कि नहीं कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में तैयार नहीं कर सकते हैं, ये बर्जेलियस ने कहा था। लेकिन सबसे पहले ओलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया को अकार्बनिक यौगिकों से बनाकर यह प्रमाणित किया कि नहीं बर्जेलियस साहब, आपका सिद्धांत गलत है, कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था अकार्बनिक यौगिक से, वह कौन था, यूरिया था। और किसने बनाया था, तो ओहलर ने बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। यहां नोट में लिख देते हैं कि अकार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, ऐसे ही पूछा जाता है बाबू, इसी तरह से पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यूरिया है। और किसने बनाया था इसको, तो ओहलर ने बनाया था। किसने बनाया था, ओहलर ने। अकार्बनिक यौगिकों से प्रयोगशाला में तैयार किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है, यूरिया। और किसने बनाया था, ओहलर ने। किससे बनाया था, तो अभी हम लोग देखे अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट कैसे बना, तो पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से। इसके बाद कॉल्वे ने एसिटिक एसिड का निर्माण अवयवी तत्वों यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से किया। ठीक है। उसके बाद बर्थेलॉट ने मीथेन गैस प्रयोगशाला में बनाया और इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी जैव शक्ति सिद्धांत का पूरी तरह से खंडन हो गया। तो जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में हम लोग देखे कि जैव शक्ति सिद्धांत वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, बर्जेलियस ने। क्या बताया था कि ये बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वे जीवों के अंदर, जीवों मतलब पौधों और जंतुओं के अंदर एक विशेष शक्ति होती है जिसको जैव शक्ति कहते हैं, उसी के द्वारा इसका निर्माण हो सकता है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ओहलर ने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक यूरिया को अकार्बनिक यौगिकों से बनाकर यह प्रमाणित किया कि नहीं बर्जेलियस साहब, आपका जैव शक्ति सिद्धांत गलत है, इसको प्रयोगशाला में भी हम बना सकते हैं। और प्रयोगशाला में यूरिया बनाया। किससे बनाया, तो सिल्वर, ये पोटेशियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से अमोनियम साइनेट बना, जिसको गर्म करने पर रीअरेंज होकर क्या दिया, यूरिया दिया। उसके बाद कॉल्वे ने एसिटिक अम्ल बनाया और उसके बाद बर्थेलॉट ने मीथेन बनाया। उसके बाद बहुत सारे बनते गए कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में और जैव शक्ति सिद्धांत पूरी तरह से गलत साबित हुआ। तो ये हम लोग देखे आज सजातीय श्रेणी के बारे में और जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। ठीक है। अब पिछले लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका आंसर देखेंगे और फिर आज के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे आपको। तो देखो बच्चों, ये लेक्चर 1 का आंसर है, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी। और आज का जो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर के क्वेश्चन हैं। ये लेक्चर सेकंड के क्वेश्चन
इसको आप लोग बना लेंगे। पहला वीडियो के बाद दूसरा वीडियो ये है, और दूसरा वीडियो का क्वेश्चन आपको हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि प्रत्येक वीडियो को एकदम डेली वीडियो को पढ़िए, अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, नोट्स बनाइए, और जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस सभी क्वेश्चन का आंसर उसी दिन निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालिए। कमेंट बॉक्स में उसी दिन आंसर उसका डालना है। आशा है कि आप लोगों को ऑर्गेनिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी वे में आपको आ रहा होगा समझ में। यदि अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।